कैसे आप सब लोग, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मुफ्त शिक्षा, जो कि एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। मुफ्त शिक्षा एक ऐसा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर सभी छात्रों को शिक्षा मुफ्त में प्रदान की जा रही है। ऐसे सभी छात्र जो कहीं ना कहीं अपना पढ़ाई का खर्चा उठाने में असमर्थ हैं, उन सभी के लिए मुफ्त शिक्षा एक वरदान के लायक साबित हुआ है। बहुत बच्चे मुफ्त शिक्षा जैसे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, जिनको कोचिंग की ज़रूरत है लेकिन उनके घर वाले कोचिंग का खर्चा नहीं उठा पाते हैं। तो मुफ्त शिक्षा ऐसे बच्चों के लिए वरदान साबित हुआ। आपके आसपास भी अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपने पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते हैं, तो यह चैनल उन सभी बच्चों के साथ शेयर करिए ताकि उनकी ज़रूरतें पूरी हो सकें। कोई भी बच्चा इस वजह से कामयाब होने से ना रह जाए कि वह शिक्षा अच्छी नहीं प्राप्त कर पाया, इसलिए वह कामयाब नहीं हो पाया। किसी भी बच्चे के मन में ये मलाल फ्यूचर में नहीं रह जाए, इसी के चलते हमने मुहिम चलाई हमारे मुफ्त शिक्षा चैनल। मुफ्त शिक्षा सिर्फ एक चैनल नहीं, आप सबकी मदद करने के लिए हमने एक वेबसाइट भी डिज़ाइन की है। आप इसकी वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। इसके वेबसाइट एड्रेस www.muft.shiksha, जहाँ पर आपके कोई भी डाउट हो तो आप उसमें आस्क माई क्वेश्चन कॉलम के अंदर जाके पूछ सकते हैं। मैं आपका एजुकेटर रिंकू शाक्या आपको इकोनॉमिक्स की तैयारी करवा रहा हूँ। 12th क्लास का सिलेबस ऑलरेडी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। अब कुछ चैप्टर जो बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं या जिस जिस चैप्टर के लिए बच्चों ने कहा है कि सर इन्हें दोबारा कराइए, उन चैप्टर को दोबारा रिवीजन कराया जा रहा है। जैसे कि आपका मनी एंड बैंकिंग चैप्टर पहले पढ़ाया गया, उसके बाद गवर्नमेंट बजट पढ़ाया गया। अब एक और क्वेरी आई है कि सर रूरल डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ा दीजिए, वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़े डाउट्स आ रहे हैं। अगर आपको भी किसी चैप्टर में डाउट्स है तो आप या तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या आप हमारी जो वेबसाइट है www.muft.shiksha, उस पर आस्क माई क्वेश्चन कॉलम के अंदर जाके आपके डाउट्स पूछ सकते हैं। या आपको कोई चैप्टर डाउट है, जैसे किसी स्टूडेंट ने पूछा था इसलिए आज ये वीडियो बनाई जा रही है, ऐसे अगर आपको भी कोई डाउट है तो आप वहाँ पे क्वेरी कॉलम के अंदर जाके आपके चैप्टर का नाम डाल सकते हैं। या कोई कॉन्सेप्ट भी, अगर किसी चैप्टर से सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ही है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो वो भी आप जाके उसमें क्वेरी कॉलम के अंदर डाल सकते हैं। आपके लिए वीडियो दोबारा से बना दी जाएगी। और अगर ऐसी कोई वीडियो है जो बहुत लंबा चैप्टर है, आप 3-4 चैप्टर आप चाहते हैं कि सर दोबारा पढ़ाएं, तो आप तो एक काम कर सकते हैं, या तो आप इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाएं जिसमें ऑलरेडी सिलेबस कराया हुआ है, उसमें ब्रीफली कॉन्सेप्ट्स को समझाया गया है। रिवीजन वीडियो में कॉन्सेप्ट्स को शॉर्टली कराया जाता है ताकि जल्दी जल्दी कंप्लीट किया जा सके, क्योंकि एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आपको ब्रीफ में पढ़ना है, आपके पास अभी भी टाइम है, तो आप क्या करें, जो मुफ्त शिक्षा चैनल पर प्लेलिस्ट है उसके अंदर इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट के अंदर जाइएगा। वहाँ पे आपको सारे ही वीडियो कॉन्सेप्चुअली एकदम डीपली एक्सप्लेन्ड मिल जाएंगे। 12th क्लास की तो सारी वीडियोस मिल जाएंगी। 11th क्लास का एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है। 11th क्लास और 12th क्लास के लिए दोबारा नए सेशन में स्टार्टिंग से वीडियोस बनाई जाएंगी। जैसा कि आपको बता दिया गया है कि हमारा जो चैनल है अब 4 और नए चैनल में डिवाइड हो चुका है। जैसे कि 9th क्लास के लिए अलग मुफ्त शिक्षा चैनल है, 10th के लिए अलग, 11th के लिए अलग और 12th के लिए अलग। तो अब जो जो क्लास की वीडियोस आएंगी वो सिर्फ उनके चैनल पर ही जाएंगी। तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जो हमारे 4 और डिवाइडेड चैनल हैं उनको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जो आपकी क्लासेज हैं उसकी वीडियो आपको उस पर मिल जाएंगी। और ऑफिशियल चैनल पर जो भी कॉमन इन्फॉर्मेशन रहेगी और जो वीडियोस होंगी वो इस सेशन तक आएंगी। नए सेशन में सारी वीडियोस सेपरेट चैनल पर जाएंगी। तो आपको स्टडी करनी है, जिस भी क्लास की स्टडी करनी है, आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा 12th क्लास की इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी का जो चैप्टर है रूरल डेवलपमेंट, उसके बारे में आज पढ़ते हैं। रूरल डेवलपमेंट से क्या समझते हैं, वो समझने से पहले आपको समझना होगा रूरल किसे कहा जाता है। रूरल एक एरिया को कहा जाता है जहां पर सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। दो वर्ड होते हैं, रूरल और अर्बन। रूरल और अर्बन वर्ड क्यों ही यूज किए जाते हैं, देखते हैं। एक ही आपका वर्ड है रूरल, दूसरा आता है आपका वर्ड अर्बन। तो रूरल और अर्बन वर्ड क्यों यूज किया जाता है? जो अर्बन होता है जिसको कहीं ना कहीं शहर कहते हैं लोग, सिटी कहते हैं, ठीक है, और रूरल एरिया जिसको लोग गांव या आप विलेज। तो इनमें डिफरेंस क्या है? यहाँ पे भी लोग रहते हैं और यहाँ पे भी लोग रहते हैं, रूरल एरिया में भी लोग रहते हैं, अर्बन एरिया में भी लोग रहते हैं। लेकिन ऐसा क्या डिफरेंस है कि एक एरिया को रूरल कहा जाता है और एक को अर्बन कहा जाता है? अर्बन एरिया उस एरिया को कहा जाता है जहां पर सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, जितनी भी आधुनिक सुविधाएं हैं, जितनी भी मॉडर्न टेक्निक्स हैं, जितनी भी मॉडर्न सर्विसेज हैं जो अवेलेबल हैं, ऐसे एरिया में वो एरिया आपका शहर या सिटी कहलाता है। और ऐसा एरिया जहां पर ये आधुनिक सुविधाएं नहीं हैं,
मॉडर्न टेक्नोलॉजीज नहीं है, वो एरिया गांव कहलाता है। और एक और डिफरेंस हो सकता है कि जहां पर फार्मिंग होती है, ऐसा एरिया जहां फार्मिंग होती है, वह आपका रूरल एरिया कहलाता है। जहां पे बहुत सारे एरिया, यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया कम हो, फार्मिंग एरिया ज़्यादा हो। अर्बन एरिया में क्या होता है, रेजिडेंशियल एरिया होता है, फार्मिंग एरिया ना के बराबर होता है। तो रूरल एरिया ऐसा एरिया जहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं है, इतने डेवलपमेंट नहीं है, एडवांसमेंट नहीं आई है, बताए आधुनिक चीज़ें नहीं पहुंची हैं, फार्मिंग ज़्यादा होती है, ऐसे एरिया को रूरल एरिया कहा जाता है। और जहाँ पर आधुनिकता ज़्यादा है, मॉडर्न टेक्निक्स ज़्यादा हैं, बिल्डिंग्स, रेजिडेंशियल एरिया, कमर्शियल एरिया ज़्यादा है, वो अर्बन एरिया कहलाता है। वहाँ पे एडवांसमेंट टेक्नोलॉजीज ज़्यादा हैं, वो अर्बन एरिया कहलाएगा। लेकिन ऐसा एरिया जहाँ पे आधुनिकीकरण यानी कि टेक्नोलॉजी नहीं पहुँची अभी तक, ठीक है, वो एरिया जहाँ फार्मिंग ज़्यादा की जाती है, ऐसे एरिया को आप रूरल एरिया कहोगे। अब चैप्टर का नाम है रूरल डेवलपमेंट। तो रूरल एरिया की डेवलपमेंट यानी कि वहाँ पर और चीज़ें अपडेट की जाएंगी, यानी कि जो उनका स्टैंडर्ड है लाइफ का, उसको और रेज किया जाएगा। वहाँ पे टेक्नोलॉजी या और अदर चीज़ों को लाया जाएगा, तो उनकी डेवलपमेंट होगी। अगर वहाँ डेवलपमेंट नहीं है तो वो रूरल तो है ही है। अब रूरल एरिया को एडवांस एरिया बनाएंगे तो उसको बोला जाएगा रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रूरल डेवलपमेंट में हमें क्या पढ़ना है चैप्टर में। पहले आ रहा है रूरल डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या है। रूरल डेवलपमेंट की डेफिनेशन अगर सिंपल शब्दों में समझो कि रूरल एरिया में उनके लिविंग स्टैंडर्ड को अगर रेज कर दिया जाए तो कहेंगे कि क्या है, रूरल डेवलपमेंट है। अगर लिविंग स्टैंडर्ड को रेज कर दिया जाए, जो उनका स्टैंडर्ड है रहने का, जो चीज़ें वो यूज़ करते हैं, जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरीके से वो रह रहे हैं, रहन सहन का तरीका, अगर उस रहन सहन के तरीके में एक लेवल अप कर दिया जाए, स्टैंडर्ड बढ़ा दिया जाए, तो कहेंगे कि रूरल डेवलपमेंट हुई है। अब देखो डेफिनेशन के थ्रू देखो, रूरल डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग। रूरल डेवलपमेंट क्या है, एक प्रोसेस है क्या, इंप्रूव करने का, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर। लोग जो रह रहे हैं वहाँ उनके स्टैंडर्ड को, लाइफ के स्टैंडर्ड को बढ़ाना, और जो सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर है यानी कि जो उनके रहन सहन का तरीका है, वो ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल एरिया, और जो रूरल एरिया में रह रहे हैं उनके लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाना, उनके जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें बढ़ाना, उनके वेलफेयर को बढ़ाना। अगर रूरल एरिया में रह रहे लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को हम बढ़ाते हैं तो कहेंगे कि वह रूरल डेवलपमेंट है। क्या है, रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, की इशू इन रूरल डेवलपमेंट। इशू क्या आता है जब हम रूरल डेवलपमेंट की बात करें, तो क्या क्या प्रॉब्लम सामने आती हैं। ठीक है, देखिए पहला इशू क्या है, रेजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पर यूनिट ऑफ द लैंड। वो क्या रहा है कि जो रूरल एरिया है वहाँ पे लैंड इतना नहीं है जितना एक लैंड पे ही ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ रहा है। लिखा ना, रेजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पर यूनिट ऑन लैंड, एक लैंड पे ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि एक लैंड पे बहुत ज़्यादा लोग डिपेंडेंट हैं, लैंड इतना नहीं है जितनी प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ रही है, और इतने सारे लेबर एक ही लैंड पे डिपेंडेंट है कि एक फैमिली के मेंबर एक छोटे से पीस ऑफ लैंड पे ही सारे के सारे डिपेंडेंट है, जिससे कि प्रोडक्शन उस लेवल का नहीं हो पाएगा। तो एक की इशू ये है, रेजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पर यूनिट ऑफ द लैंड। हमें पर यूनिट जो लैंड है उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, वो बढ़ेगी कैसे, अगर एक ही जगह पे सारी लेबर लगी रहेगी तो नहीं बढ़ने वाली, और दूसरी लैंड पे दूसरी लेबर को लगाना पड़ेगा। जितनी ज़रूरत है एक लैंड पे एक लेबर की उतना ही यूज़ करेंगे। ठीक है, और जो उनके इनपुट्स हैं उनको एफिशिएंट तरीके से यूज़ करेंगे, तब जाके प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल, अगर नॉर्मल सीड्स यूज़ करते हो तो लैंड की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ने वाली, लैंड नॉर्मल प्रोडक्शन देगा। अगर वहाँ एडवांस टेक्निक्स यूज़ की जाएंगी या HYV सीड्स यूज़ किए जाएंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगा। improving agriculture marketing system that ensures remunerative price of the farmer of his produce। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा मार्केटिंग सिस्टम को भी,
क्योंकि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो निकल के आता है किसानों को उसका रेट सही नहीं मिल पाता है। इस रेट की श्योरिटी भी किसको लेनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को लेनी पड़ेगी कि जो उनका प्रोडक्शन है वो सही रेट पे बिके। सही रेट पे बिकेगा तो आगे दोबारा इन्वेस्टमेंट के लिए उन किसानों के पास पैसा आएगा तो दोबारा प्रोडक्शन को बढ़ा पाएंगे। लेकिन क्या होता है कि उनकी मार्केटिंग सही नहीं है उनके प्रोडक्ट्स की, इसलिए उनको उचित दाम मिल नहीं पाता है, इसलिए वो आगे और प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं कर पाते हैं। मोटिवेट द प्रोडक्शन ऑफ हायर वैल्यू क्रॉप्स, और मोटिवेट करना पड़ेगा जो हायर वैल्यू, जो क्रॉप हायर वैल्यू देते हैं जिनकी कीमत ज़्यादा है उनको उगाने के लिए मोटिवेट करना पड़ेगा, यानी उनके बारे में अवेयर करना पड़ेगा फार्मर्स को, तभी प्रोडक्शन बढ़ पाएगा। मोटिवेट एग्रीकल्चर डिवेरिफिकेशन, मोटिवेट करना पड़ेगा हमें किसके लिए, मोटिवेट एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन। क्योंकि क्या होता है कई किसान जिनको अवेयरनेस कम है तो वो सिर्फ हमेशा सालों से एक ही फसल उगा रहे होते हैं और किसी और फसल के बारे में सोचते नहीं है जिससे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकल सकती है, ज़्यादा प्रोडक्शन निकल सकता है या ज़्यादा कीमत मिल सकती है जिसकी। तो उनको फार्मर्स को, किसानों को अवेयर करना पड़ेगा। और ये अवेयर कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट को अवेयर करना होगा कि आप सिर्फ एक ही तरीके की फसल ना उगाएं, और भी तरीके की क्रॉप्स होती हैं उन्हें उगाएं जिससे कि आपका मुनाफा होगा। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी with a view of find alternative means of sustainable living other than crop cultivation। अब बोल रहे हैं कि जो डाइवर्सिफिकेशन, तो डाइवर्सिफिकेशन एक्टिविटी भी हमें बढ़ानी पड़ेगी। कैसे कि सिर्फ फार्मिंग ही ना करते रहे, रूरल एरिया में और भी कई एक्टिविटी होती है फार्मिंग को छोड़ के जिससे कि वो क्या कर सकते हैं, सस्टेनेबल लिविंग, उनकी जो लिविंग है वो सस्टेनेबल हो सकती है, उनको और रिसोर्सेज मिल सकते हैं अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के। ज़रूर नहीं सिर्फ फार्मिंग करें, फिशिकल्चर भी होता है आपका, पोल्ट्री फार्मिंग भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ फार्मिंग के अलावा और भी एक्टिविटी, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी होती है। तो उन्हें अपने एक्टिविटीज़ में भी डाइवर्सिफिकेशन लाना होगा अगर अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाना है। प्रोविजन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी इन द रूरल एरिया। अब कई बार क्या होता है कि जो किसान होता है, जो गरीब किसान है, उसके पास अगर लैंड है लेकिन उस लैंड को भी पूरी तरीके से यूज़ नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करने के लिए, HYV सीड्स को यूज़ करने के लिए, नई इरीगेशन फैसिलिटीज़ को यूज़ करने के लिए उसके पास पैसा नहीं होता है, यानी क्रेडिट नहीं होता है। तो उसके पास क्रेडिट नहीं हो पाता इसलिए वो अपने रिसोर्स का भी इस्तेमाल नहीं कर पाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट को क्रेडिट फैसिलिटीज़ को भी बढ़ाना पड़ेगा ताकि जो गरीब किसान है वो क्रेडिट फैसिलिटी अवेल होने की वजह से ही अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर पाए और प्रोडक्शन को बढ़ा पाए। टू रिड्यूस द लेवल ऑफ पॉवर्टी इन अ रूरल एरिया बाय फार्म एंड नॉन फार्मिंग एम्प्लॉयमेंट। अब होता क्या है कि हमारे इंडिया जैसी कंट्री के अंदर ज़्यादातर लोग जो उनका एम्प्लॉयमेंट है डिपेंडेंट है फार्मिंग पे। अब अगर एक ही एक्टिविटी पे सारे डिपेंड हो जाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट तो क्रिएट होगा नहीं। फार्मिंग भी एक लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट ही क्रिएट कर सकता है। तो करना क्या होगा कि अब लोगों को फार्मिंग से नॉन फार्मिंग एक्टिविटी की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा अगर एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना है। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा तभी लोगों के पास परचेजिंग पावर आएगी और उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। प्रोमोशन ऑफ अ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी प्रमोशन करना होगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर आप कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड्स वगैरह को यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि जो केमिकल पेस्टिसाइड्स वगैरह जो है ये सब कॉस्टली भी पड़ते हैं और इनसे जो प्रोडक्शन निकल के आता है प्रोडक्शन इतना बढ़िया क्वालिटी का नहीं होता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग वो किसान कर सकते हैं जिनके पास इतना इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है कि वो खाद वगैरह, नेचुरल खाद यूज़ करते हैं। जैसे कि उनके एनिमल्स का जो वेस्ट होता है उससे वो खाद बनाते हैं। तो उन सब चीज़ों से क्या होता है, जो फार्मिंग होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, और उसका जो प्रोडक्ट निकल के आता है वो अच्छा प्रोडक्ट होता है और वो कॉस्टली भी सेल होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो प्रोडक्ट निकलता है वो ज़्यादा कॉस्ट पे भी सेल होता है। टू एक्सपेंड एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी इन द रूरल एरिया। अब एजुकेशन की ज़रूरत भी है क्योंकि ज़्यादातर फार्मर्स को पता ही नहीं है कि कौन सी क्रॉप को उगाने से उनको ज़्यादा फायदा होगा और कौन सी क्रॉप को उगाने से उनकी जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी चली जाएगी। तो फार्मर्स को हमें अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू एजुकेट करना होगा कि कौन सी क्रॉप उगानी चाहिए, कौन सी क्रॉप उगानी नहीं चाहिए। और हेल्थ फैसिलिटी भी गवर्नमेंट को अवेल करानी होगी रूरल एरिया के अंदर। अगर फार्मर ही हेल्दी नहीं है तो फार्मिंग कैसे करेगा? फार्मिंग अगर वो करेगा नहीं तो प्रोडक्शन आएगा नहीं और कंट्री में फूड शॉर्टेज हो जाएगी। इसलिए
रूरल एरिया में हेल्थ फैसिलिटी का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखो, देखो सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर जो रूरल क्रेडिट यानी कि जो किसानों को पैसा अवेल कराया जाता है, उधारी में जो पैसा दिया जाता है और जो लेते हैं, वो कहाँ कहाँ से ले सकते हैं? दो तरीके से ले सकते हैं किसान, या तो वो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हो या फिर इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हो। अब इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल में डिफरेंस क्या है? इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज क्या होते हैं? ये आपके होते हैं फॉर्मल, इनको बोलते हैं फॉर्मल सोर्सेज, और ये होते हैं इनफॉर्मल सोर्सेज। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कंपनियां होंगी, गवर्नमेंट बैंक होंगे, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होंगे। नॉन इंस्टीट्यूशनल आप आपके रिलेटिव से, जमींदार से, ठीक है, किसी से भी जो पैसा ब्याज पर उधार देता है उनसे लेंगे, तो वो नॉन इंस्टीट्यूशनल हो गए। और ये ऑर्गेनाइज, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये आपके नॉन ऑर्गेनाइज्ड लोग, पीपल होते हैं जिनसे आप पैसा उधार लेते हो। अब इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में क्या होता है कि इंस्टीट्यूशनल सोर्स के अंदर बहुत पेपर वर्क होता है, और पढ़ा लिखा लोग ही इंस्टीट्यूशनल सोर्स के बारे में जानता है, उसकी जानकारी होती है, तो उनसे वो ले पाता है। और इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज पे जो क्रेडिट मिलता है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जायज़ होता है। वहीं अगर नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की बात करें तो ये ऐसा सोर्स है कि आप किसी रिलेटिव से, किसी जमींदार से आप पैसा ले रहे हो, ठीक है, तो वो आपसे मनचाहा रेट वसूलेगा एक तो इंटरेस्ट का, और आप उसके ब्याज के दर के जाल में ही फंसते चले जाओगे। और ज़्यादातर लोग इंस्टीट्यूशनल छोड़ के नॉन इंस्टीट्यूशनल की तरफ जाते हैं, उसका एक ही कारण है कि जो किसान है वो पढ़ा लिखा नहीं है। वो पढ़ा लिखा ना होने की वजह से इंस्टीट्यूशनल सोर्स के जो पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, उसको समझ नहीं पाता, वो उन सब डॉक्यूमेंट प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर पाता, इसलिए वो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से क्रेडिट नहीं ले पाता है। वहीं वो इन नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में कोई पेपर वर्क करना ही पड़ता है, सीधे ही जमींदार से गया, अपनी कोई चीज़, प्रॉपर्टी के पेपर गिरवी रखे या कुछ रखे, और किसी भी बड़ी ब्याज दर पर लोन आसानी से ले लिया। तो इसलिए जो किसान है वो अनपढ़ होने की वजह से ज़्यादातर किसकी तरफ भागता है? नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स की तरफ, क्योंकि उसे पेपर वर्क नहीं करना पड़ता है, पेपर वर्क में फंसना नहीं चाहता। क्योंकि वो क्यों नहीं फंसना चाहता? क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं है, वो पढ़ा लिखा नहीं है। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे बता रखा आपका नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स क्या है? इट इंक्लूड्स मनी लेंडर्स, यानी कि जमींदार हो गए, ट्रेडर्स व्यापारी, कमीशन एजेंट जो मार्केट में कमीशन एजेंट होते हैं ना, लैंडलॉर्ड, रिलेटिव एंड फ्रेंड्स, ये सारे, अगर आप इनमें से किसी से भी पैसा लेते हो तो ये आपके नॉन इंस्टीट्यूशनल है, इनके साथ पेपर वर्क नहीं करना पड़ता आपको, आपने बस पैसा ले लिया और बदले में कुछ दे दिया, बदले में कुछ भी रखवा सकते हैं, है ना। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज क्या होते हैं? कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, जो कंपनियां होती हैं ना, जो सोसाइटी से जोड़कर बनाई जाती हैं, जैसे कि अमूल कंपनी, मदर डेयरी कंपनी। अभी अमूल कंपनी क्या, दूध की कंपनी है, तो इसने क्या कर रखा है, कई सारे गाँव में जितने भी मिल्क प्रोड्यूस करते हैं उन लोगों को इकट्ठा करके सोसाइटी बना रखी है। उनको ये क्या करता है, अगर उन लोगों को चाहिए, क्रेडिट चाहिए, तो ये कंपनी क्या उनको क्रेडिट अवेलेबल करा देती है, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग उनके साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। मदर डेयरी ये भी एक अमूल की तरह ही है, एक्सेट्रा, ठीक है। SBI एंड अदर कमर्शियल बैंक, अब ये बैंक हैं, ये इसके बारे में सब जानते हैं, ये गवर्नमेंट बैंक हैं, और गवर्नमेंट बैंक लोन प्रोवाइड करवाते हैं। रीजनल रूरल बैंक, हर अलग अलग रीजन में गवर्नमेंट ने उन रीजन के अकॉर्डिंग रूरल बैंक खोल रखे हैं, जो सिर्फ रूरल एरिया में डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, या रूरल एरिया में क्रेडिट अवेल करवाते। नाबार्ड, नाबार्ड भी क्या है, एक ऐसी ही इंस्टीट्यूशन है जो रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए बनाया गया। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट, सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं कि ये जब कुछ लोग आपस में जुड़कर एक कमेटी बना लेते हैं और उसमें मंथली पैसा इकट्ठा करते हैं, और जिसको ज़रूरत होती है उस बंदे को पैसा दे देते हैं, और वो बहुत कम रेट पे, क्योंकि इन फ्यूचर किसी और को चाहिए होगा तो वो भी उसी कमेटी के फंड से पैसा ले लेगा। तो ये होते हैं आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप भी रजिस्टर्ड ग्रुप होते हैं, इसलिए इनको भी इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट देखो,
देखो अब एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है। मार्केट से समझ में आ रहा है कि जहाँ पे चीज़ें खरीदी बेची जाती हैं, तो एग्रीकल्चर चीज़ों की यानी प्रोडक्ट की, गुड्स की जो जहाँ पे सेल परचेज की जाएगी वो क्या होगी, अपनी आपकी एक्टिविटी क्या होगी, एग्रीकल्चर मार्केटिंग होगी। अब एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो प्रोडक्शन है वो सेल की जाती है। एग्रीकल्चर मार्केट के अंदर आपके बीज, सीड्स, ठीक है, आपकी मशीन्स, एग्रीकल्चर मतलब ट्रैक्टर वगैरह हो गया, आपके पेस्टिसाइड्स हो गए, केमिकल्स हो गए, ये सब भी क्या है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग का ही पार्ट है ना। तो सिर्फ क्रॉप को सेल करने को ही मत समझना कि वो एग्रीकल्चर का पार्ट है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में जितनी भी चीज़ें यूज होती हैं वो सब एग्रीकल्चर मार्केटिंग का पार्ट है। The term agriculture marketing includes all those activities where are mostly related to gathering, processing, grading, packaging, storing, ट्रांसपोर्टेशन, सेलिंग एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अब बोल रहा है कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर क्या क्या एक्टिविटी इंक्लूडेड है, क्योंकि एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मतलब ये समझो कि क्रॉप आपका प्रोड्यूस होने से लेके उसके फाइनल कस्टमर तक पहुंचने तक जितनी भी एक्टिविटी हैं वो सारी की सारी किसके अंदर आएगी, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। पहले तो देखो मार्केटिंग को समझ लो, कोई भी प्रोडक्ट है उसके प्रोड्यूस होने से उसके आखिरी परचेजर तक पहुंचने की जितनी भी एक्टिविटी है वो सारी मार्केटिंग एक्टिविटी होती हैं। अब इसमें हमने क्या जोड़ दिया, एग्रीकल्चर। तो अब यहाँ पे हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के प्रोडक्शन से लेके उसके फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचने तक जो भी एक्टिविटी होगी वो आपकी एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहलाएगी। अब उसके अंदर क्या क्या एक्टिविटी आती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते तो आपकी क्या क्या एक्टिविटी आती है। पहला टू गैदरिंग प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया गया, इकट्ठा करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोसेसिंग, अब उसको इकट्ठा करने के बाद उसको अलग अलग जगह डिवाइड करना पड़ेगा। ग्रेडिंग करनी पड़ेगी, कौन सा बढ़िया ग्रेड का प्रोडक्ट है। गेहूं में भी ऐसे होता है कि आपने गेहूं उगाया तो उसमें अच्छा गेहूं अलग कर दिया जाएगा, उससे थोड़ा कम क्वालिटी का अलग कर दिया जाएगा। ऐसे आपने अगर कोई वेजिटेबल या फ्रूट उगाए तो बढ़िया क्वालिटी का अलग कर दिया जाएगा, थोड़ा दबा क्वालिटी का अलग कर दिया जाएगा, तो ग्रेडिंग की जाएगी। पैकेजिंग, फिर उनको पैकेट में भी डालना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ों को भेजने के लिए, सेल करने के लिए पैक करना ज़रूरी है। स्टोर करना पड़ेगा उनको, क्योंकि एक ही बार में तो आप सारी चीज़ें कोई बेच नहीं दोगे, धीरे धीरे बिकेंगी, तो उनको स्टोर करना पड़ेगा। फिर ट्रांसपोर्ट, अब मार्केट में पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत भी पड़ेगी। देन सेलिंग, उसके बाद इनको सेल करना पड़ेगा। तो ये जितनी भी एक्टिविटी हैं प्रोडक्शन से लेके प्रोडक्ट के सेल होने तक जितनी भी एक्टिविटी होती हैं, इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डिफेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग के डिफेक्ट्स क्या है। पहला, इनएडुकेट स्टोरेज फैसिलिटी, कि हमारी जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, हमारे पास सबसे पहला जो हमारा फॉल्ट है ये कि हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। जो एक किसान होता है वो तो वैसे ही पहले से ही गरीब है, तो उसके पास स्टोरेज की फैसिलिटी है ही नहीं, इसलिए वो अपने प्रोडक्ट को मजबूरन जल्दी सेल करने के चक्कर में, खराब ना हो जाए इस चक्कर में, कम प्राइस पे भी सेल कर देता है। वो सोचता है कि अगर खराब हो गया तो कुछ नहीं मिलेगा, एटलीस्ट सेल हो जाएगा तो कुछ ना कुछ तो प्राइस मिलेगा। तो स्टोरेज फैसिलिटी ना होने के पास उसकी वजह से उसको अपनी जो फसल है उसको कम दामों पर बेचना पड़ जाता है। और गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड कराए, लेकिन उस लेवल पर पॉसिबल अभी तक नहीं हो पाया। दूसरा, इनएडुकेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, और ट्रांसपोर्ट के जो मीन्स हैं और कम्युनिकेशन जो है वो इतना क्लियर नहीं है किसानों के और जो मार्केट में सेलर हैं उनके प्रोडक्ट के, उनके बीच कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बढ़िया नहीं है। किसान गरीब होने की वजह से अपने प्रोडक्ट को खुद मार्केट तक नहीं ला पाता है, उसे दूसरे ट्रांसपोर्ट मीन्स को यूज़ करना पड़ता है जो उसको कॉस्टली पड़ते हैं। और कम्युनिकेशन भी क्लियर नहीं है प्रोडक्ट को लेकर, उसे मार्केट की सारी अवेयरनेस के बारे में पता ही नहीं है, इसलिए उसका प्रोडक्ट सही दाम पर सेल नहीं हो पाता है। उसे पता ही नहीं है कौन सा उसका प्रोडक्ट का मैक्सिमम रेट उसे मिल सकता है। अवेयरनेस ना होने की वजह से उसे अपने प्रोडक्ट को कम दाम पर सेल करना पड़ता है। तीसरा, मेल प्रैक्टिस इन अ रेगुलेटेड मार्केट। मेल प्रैक्टिस का मतलब हो गया कि धांधलेबाजी, मार्केट के अंदर धांधलेबाजी बहुत होती है, कालाबाजारी बहुत होती है। जो ब्रोकर्स होते हैं वो किसानों से
क्या करते हैं कि कम दाम पे चीज़ें खरीद लेते हैं। होता क्या कि मार्केट के अंदर सारे ब्रोकर आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि इससे ज़्यादा रेट हम देंगे ही नहीं। अब मार्केट के सारे ब्रोकर अगर एक साइड हो गए तो किसान अपनी फसल कहाँ बेचेगा। उस किसान को अपनी फसल बिकने खराब बिक ना बिकने के डर से ही किसी ना किसी ब्रोकर को बेचनी पड़ती है, और फिर ब्रोकर उसको सस्ते दाम पे खरीद कर महंगे दाम में सेल करता है। मल्टी मल्टीप्लिसिटी ऑफ मिडलमैन के ज़्यादा होने की वजह से भी मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट है वो किसानों से कम रेट पे खरीदा जा रहा है और आगे ज़्यादा रेट पे बेचा जा रहा है। तो किसानों तक एक्चुअल में उनकी फसल का सही दाम नहीं पहुंच रहा है क्योंकि मिडलमैन ज़्यादा है। लैक ऑफ प्रॉपर ग्रेडिंग, किसान के अवेयरनेस कम होने की वजह से उसे अपनी फसल की ग्रेडिंग करनी नहीं आती है। ब्रोकर उनसे सारी फसल ऐसी कैसी खरीद के उसके बाद उसको ग्रेडिंग कर कर अच्छा दाम प्राप्त कर लेता है, इसलिए ही किसान के पास उसकी उचित दाम नहीं पहुंच रहे। लैक ऑफ एडुकेट इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, और अभी भी फाइनेंस के जो इंस्टीट्यूशन है वो कम हैं या ऐसे हैं जो सुटेबल नहीं है। एक अनपढ़ किसान अभी भी इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से क्रेडिट नहीं ले पाता है, वो अभी भी नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के चंगुल में फंस जाता है, इसलिए वह अब भी डेवलप नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट, लैक ऑफ प्रॉपर मार्केटिंग फैसिलिटी प्रॉपर नहीं है। सबसे बड़ा रीज़न कि किसान अवेयर नहीं है, फार्मर को बिल्कुल भी अवेयरनेस है ही नहीं उसके राइट्स क्या हैं, और गवर्नमेंट भी अभी कोशिश कर रही है उनको अवेयरनेस प्रोग्राम्स के थ्रू समझाने की, लेकिन मिडल मैन्स, ब्रोकर्स, मेल प्रैक्टिसेस, इतनी सारी धांधलीबाजी होने की वजह से किसान सही नॉलेज, सही कम्युनिकेशन नहीं रिसीव कर पा रहा है, इसलिए अभी भी बहुत सारे डिफेक्ट्स हमारे एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसको हम पढ़ेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपका एजुकेटर रिंकू शाक्या आपको पढ़ा रहा हूँ इकोनॉमिक्स की 12th क्लास की चैप्टर्स जो जो आपके डाउट हैं। एग्ज़ाम बहुत दूर नहीं है, 18 मार्च को आपका एग्ज़ाम है इकोनॉमिक्स का, तो आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है समझ लीजिए। आप अब वो टाइम रहा नहीं कि एक एक चैप्टर बैठ के पढ़ें। अगर आप एक एक चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके लिए बहुत समय लगेगा, तो आप क्या करें, अब ऐसा टाइम आ चुका कि आप सैम्पल पेपर उठाएं और एक पूरा सैम्पल पेपर करें। अब आप कहेंगे कि सर जब हमने चैप्टर ही नहीं पढ़ रखे तो हम पूरा सैम्पल पेपर कैसे कर लेंगे। आप सैम्पल पेपर करना शुरू करिए, जिस क्वेश्चन पे आप अटक जाते हैं उस क्वेश्चन का चैप्टर में खोलिए, समझिए और आगे बढ़िए। ऐसे क्या होगा कि अगर आपने 3 सैम्पल पेपर किए तो इसका मतलब आपने 3 बार बुक कंप्लीट कर ली। अगर आप 3 चैप्टर करते हैं तो इसका मतलब आपने बुक एक भी बार कंप्लीट नहीं की। ऐसे ही अगर आपने 10 सैंपल पेपर भी कंप्लीट किए तो 10 सैंपल पेपर के अंदर आपको जिस भी चैप्टर से डाउट निकल रहे हैं आप उसको तुरंत उसी टाइम पढ़ लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपका कि आपने 10 बार बुक को कंप्लीट कर लिया। आपने वो, आपको मेन तो फोकस उसी पे करना होता है ना जिस क्वेश्चन पे आपका डाउट आ रहा है। तो आप 10 सैंपल पेपर करेंगे, 10 सैंपल पेपर में जिस भी चैप्टर से डाउट निकल रहे हैं आप सिर्फ उन्हीं चैप्टर को देखते जाएंगे एक एक करके, जिससे क्या होगा कि आपकी बुक भी कंप्लीट हो गई और आपकी प्रैक्टिस भी हो गई। अगर आप 10 चैप्टर पढ़ते हैं उसके बाद सैंपल पेपर पर जाते हैं टाइम वेस्ट होगा। 10 चैप्टर पढ़ने के लिए आपको कुछ नहीं तो कम से कम 2 या 3 दिन तो लगेंगे ही। उनको पढ़ने के बाद अगर आप जाते हैं सैंपल पेपर करते हैं और फिर आपको डाउट आते हैं, फिर आपको चैप्टर समझना पड़ेगा, इशू होंगे इसमें बहुत ज़्यादा। तो आप क्या करें, सैंपल पेपर उठाएं, करना शुरू करें। ऐसा तो होगा नहीं कि आपको बिल्कुल ना आता हो कुछ भी, क्योंकि आपने सिलेबस एक बार कर लिया है, आपको रिवीजन करनी है। तो आप सैंपल पेपर को उठाएं सीधे, आप क्वेश्चन 1 किया, आपने 2 किया, थर्ड पे आए, आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन रूरल डेवलपमेंट वाले चैप्टर से। अब आपको उसका आंसर नहीं आ रहा तो आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ रूरल डेवलपमेंट वाले चैप्टर में जाकर उस क्वेश्चन को समझ लेना है, फिर आगे बढ़ जाना है। ऐसे ही आपने नेक्स्ट सैंपल पेपर किया, फिर आपको पता लगा कि नेशनल इनकम वाले चैप्टर का आपको डाउट आ रहा है, तो आपने उसी क्वेश्चन को सिर्फ नेशनल इनकम वाले चैप्टर में ओपन किया और पढ़ लिया। ऐसे ही आपने चौथा, पांचवा, छठा, अगर आपने 10 सैंपल पेपर किए और 10 सैंपल पेपर में 20-25 क्वेश्चन भी डाउट है तो आप सिर्फ उन क्वेश्चन के लिए 5 से 7 मिनट देंगे और आपके वो क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे।
तो अब वो समय नहीं है कि एक एक सिंगल चैप्टर पढ़े। अब आप क्या करें, सैंपल पेपर उठाएं और सैंपल पेपर करते जाएं। जिस क्वेश्चन में डाउट आए उस क्वेश्चन को चैप्टर में जाके समझ लें और वापस सैंपल पेपर को कंटिन्यू करें। इससे क्या होगा, अगर आपने 10 सैंपल पेपर भी किए तो आपकी रिवीजन जो है 10 टाइम्स कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये मौका आ चुका है, आपको इस तरीके से पढ़ना होगा। आप बुक को लेकर नहीं बैठ सकते और जो भी आपके डाउट आते हैं, जैसा कि आप कमेंट्स में या क्वेरी को कॉलम में पूछ रहे हैं कि ये चैप्टर पढ़ा दीजिए दोबारा, तो कोई वैसे चैप्टर जो खुद से पढ़ के नहीं भी आ रहा है अब भी, तो आप हमारी जो वेबसाइट है www.muft.shiksha, उसमें आस्क माय क्वेश्चन कॉलम के अंदर आप उस चैप्टर का नाम डाल दीजिए, उस चैप्टर की वीडियो दोबारा बनाई जाएगी, या आप किसी भी वीडियो में कमेंट बॉक्स में भी बता देंगे तो भी उस चैप्टर की वीडियो दोबारा आपके लिए बना दी जाएगी। और आपका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन का भी डाउट होता है, वो क्वेश्चन को भी वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को भी आपके लिए करा दिया जाएगा। तो डरे नहीं, टाइम से पढ़ाई करें, अच्छा खाएं और नींद ज़रूर ले। एग्ज़ाम के टाइम में अगर आप नींद नहीं लेते हैं, पूरे पूरे दिन पढ़ते हैं, तो एग्ज़ाम तक आपकी तबीयत खराब हो गई तो उस मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्रॉपर 8 घंटे की नींद लें। स्कूल अभी आपको नहीं जाना पड़ रहा है, 8 घंटे प्रॉपर सोएं। 8 घंटे में से आप 8 घंटे अगर निकाल दें आपके 24 घंटे में से, तो आपके पास कितने बचे, 16 घंटे। 16 घंटे में से अगर आप 6 घंटे आपकी सारी एक्टिविटी के लिए भी निकाल दें, खाना पीना, नहाना धोना, सोना, नहाना धोना, सोना तो 8 घंटे दे दिए, 6 घंटे भी निकाल दें, 10 घंटे बचते हैं। 10 घंटे भी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, पढ़ाई करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंटिन्यू पढ़ें, 2 घंटे पढ़ लें, ब्रेक ले लें आधे घंटे का, फिर 2 घंटे पढ़ लें, फिर ब्रेक ले लें। अगर आप 10 घंटे भी डेली पढ़ते हैं तो आपको 90 प्लस स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। 10 घंटे बहुत इनफ होते हैं आपके लिए। एक आईएएस की स्टडी करने वाला स्टूडेंट भी दिन में 10 घंटे कम से कम पढ़ते ही है। तो जो आईएएस के लेवल की पढ़ाई कर रहा है वो अगर 10 घंटे पढ़ रहा है, तो तुम तो फिर भी बोर्ड एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हो, जो कि आपको सब कुछ पता है पहले से क्या आने वाला है। अब बोर्ड का एग्जाम इतना आसान हो गया आप लोगों के लिए, आपको ऑलरेडी पता होता है कि क्या क्या आने वाला है, बस आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो अगर 10 घंटे पढ़ते हो एक दिन में, तो आपका 90 प्लस कोई नहीं रोक सकता है। तो खूब मन लगा के पढ़िए, और कोई भी डाउट के लिए आपके एजुकेटर रिंकू शाक्या हमेशा आपके लिए तत्पर रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में किसी भी चैप्टर से किसी भी क्वेश्चन का डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका एजुकेटर रिंकू शाक्या। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।